अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। पिछले लेक्चरों में हमने डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तफसील के साथ डिस्कस किया। ये दोनों केसेस जो हमने डिस्कस कर लिए वो उन मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हमने डिस्कस किया जो कि परमानेंट डाइपोलर मॉलिक्यूल्स या डाइपोल थे। लेकिन अगर हम गौर करें तो हमारे सामने बहुत सारी ऐसी केसेस आती है जो कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होती है। फॉर एग्जांपल गैसोलीन और डीजल वगैरह जो है ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स मतलब वो डाइपोल नहीं है, उसमें पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्जेस नहीं है। तो अगर वो लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं तो इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तब जा लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो जो नॉन पोलर चीज़ें हमें लिक्विड और सॉलिड में मिलती है तो ये इस बात का सबूत है कि नॉन पोलर चीज़ों में भी अट्रैक्टिव फोर्सेस है। अब वो कौन सी अट्रैक्टिव फोर्सेस है जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर आ जाती है और नॉन पोलर एटम्स या मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़े रखती है? तो ऐसे फोर्सेस को एक्सप्लेन करने के लिए एक जर्मन साइंटिस्ट लंदन था, उन्होंने लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस को डिस्कवर और डिस्कस किया। सो आज हम इस फोर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस को एक्सप्लेन करने के लिए मैं सबसे पहले हीलियम का एग्जांपल लूंगा जो एक सिंपल साइमेट्रिकल एटम है। आपको पता है कि हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन है और हीलियम के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि अंडर नॉर्मल कंडीशन हीलियम एटम इज साइमेट्रिकल। यानी अगर हम हीलियम एटम को 2 हिस्सों में तकसीम कर ले तो एक साइड पे जितना इलेक्ट्रॉन का असर है दूसरे साइड पे उतना ही इलेक्ट्रॉन का असर है। एक साइड पे जितना न्यूक्लियस का असर है दूसरे साइड पे उतना ही न्यूक्लियस का असर है। लिहाजा इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्जेस है और 2 नेगेटिव चार्जेस है, लेकिन नेट चार्ज हीलियम एटम पे 0 है, यानी ये 100% नॉन पोलर है। ठीक है, अब अगर हम हीलियम गैस के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर ले और टेम्परेचर डिक्रीज कर ले तो 269 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीलियम भी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब है कि हीलियम एटम्स के बीच भी अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप हो जाती है और इन अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से गैसियस हीलियम लिक्विड हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये फोर्सेस जो है, इन फोर्सेस को हम लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस कहते हैं। अब ये फोर्सेस किस तरह डेवलप होती है? वो इस तरह डेवलप होती है। ये हीलियम एटम में 2 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द शेल में घूमते हैं, ये शेल में मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, और इस मूवमेंट के दौरान कहीं ना कहीं किसी खास लम्हे में इन इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट होती है वो नॉन साइमेट्रिकल हो जाती है। यानी ये इलेक्ट्रॉन लेट से इस साइड पे आ गया और ये इलेक्ट्रॉन इस साइड पे आ गया। ये दोनों इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द मूवमेंट कर रहे हैं, घूम रहे हैं, और इस मूवमेंट के दौरान किसी भी लम्हे ये इलेक्ट्रॉन ऐसे पोजीशन में जा सकते हैं जहां से हीलियम एटम नॉन पोलर साइमेट्रिकल फॉर्म से कन्वर्ट हो जाता है एसाइमेट्रिकल में। यानी कि अगर आप यहां पे देख ले तो यहां पे अगर हीलियम को मैं 2 हिस्सों में तकसीम कर लूं तो हर एक साइड पे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का असर सेम है, लिहाजा एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं और यहां पे हीलियम एटम टोटली नॉन पोलर है। लेकिन अगर इसी हीलियम एटम को हम यहां पे 2 हिस्सों में तकसीम कर ले तो आपको क्लियर नजर आ रहा है कि एक तरफ इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट ज्यादा है और दूसरी तरफ न्यूक्लियस का इफेक्ट ज्यादा है। तो जिस तरफ इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट ज्यादा हो गया वहां पे वेरी माइन्यूट पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जहां पे इलेक्ट्रॉन का असर कम है बल्कि न्यूक्लियस का असर ज्यादा है वहां पे बहुत ही माइन्यूट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब देखिए, नॉन पोलर साइमेट्रिकल हीलियम एटम
किसी खास लम्हे में इलेक्ट्रॉन के मोमेंट की वजह से क्या हो जाता है, पोलर हो जाता है, यानी इससे आरजी डायपोल बन गया। क्योंकि ये आरजी डायपोल इलेक्ट्रॉन के मोमेंट की वजह से वक्ती तौर पर बन गया, लिहाजा ऐसे डायपोल को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस डायपोल, लम्हाती डायपोल, क्योंकि ये एक खास इंस्टेंट के लिए बन गया। अब जब प्रेशर और टेम्परेचर नॉर्मल हो तो ये इलेक्ट्रॉन वापस अपनी ओल्ड पोजीशन पे आ जाते हैं और ये इंस्टेंटेनियस डायपोल बनता है और खत्म होता है, बनता है और खत्म होता है, और ये हर एक एटम में मुसलसल होता रहता है। सो नेट इफेक्ट इसका जो है वो क्या होता है, वो हमें जीरो नजर आता है। ठीक है, अब ये जो इंस्टेंटेनियस डायपोल है, अगर हम इस इंस्टेंटेनियस डायपोल को यहां पे ले, अब इस इंस्टेंटेनियस डायपोल के करीब अगर दूसरा नॉर्मल साइमेट्रिकल हीलियम एटम आ जाए तो यहां पे अब आपको नजर क्लियर आ रहा है कि यहां पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था और यहां पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज था। तो न्यूट्रल एटम जब इस इंस्टेंटेनियस डायपोल के करीब आ जाता है तो इंस्टेंटेनियस डायपोल का पॉजिटिव पार्ट न्यूट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है और ये इसके न्यूक्लियस को पुश करने लगता है, बिकॉज हमें पता है कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। ठीक है, अब अगर इस इंस्टेंटेनियस डायपोल के करीब एक और नॉर्मल हीलियम एटम आ जाए तो इसका जो नेगेटिव पार्ट है, पार्शियल नेगेटिव पार्ट है, वो क्या करेगा, वो इसके इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा और इसके न्यूक्लियस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दिस क्या हो जाएगा, ये डायपोल जो कि इंस्टेंटेनियस डायपोल था, ये अपने इर्द गिर्द तमाम एटम्स के इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्टर्ब करके उनको भी डायपोल बनाता है। तो इससे ये सिचुएशन अराइज होती है, +2 ये भी डायपोलर हो गया, +2 ये तो ऑलरेडी डायपोल था, +2 ये भी डायपोलर हो गया, एंड सो ऑन। सो अभी देखें आप, ये जो डायपोलर मॉलिक्यूल था इसके पॉजिटिव पार्ट ने अपने करीब वाले नॉर्मल न्यूट्रल एटम के को डायपोलर बना दिया और उसका नेगेटिव पार्ट इसके करीब आ गया। ये जो इंस्टेंटेनियस डायपोल था इसके नेगेटिव पार्ट की वजह से इसके करीब वाला नॉर्मल एटम डायपोलर हो गया और उसका पॉजिटिव पार्ट इसके करीब आ गया। तो अब यहां पे आपको नजर आ रहा है कि हमारे पास पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव हो गए और पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव हो गए। अब ये जो डायपोल बन गया ये अपने करीब वाले एटम्स को डायपोल बनाएगा, ये अपने करीब वाले एटम्स को डायपोल बनाएगा और इसी तरह ये सिलसिला जारी रहता है और सिस्टम में मौजूद तमाम एटम्स जो है वो डायपोलर बन जाते हैं। लिहाजा ये डायपोल जो था जो हमने यहां पे रिप्रेजेंट कर लिया, ये डायपोल इंस्टेंटेनियस डायपोल था, क्योंकि डायपोल अंडर नॉर्मल कंडीशन बनते और बिगड़ते हैं। लेकिन अगर इंस्टेंटेनियस डायपोल के करीब और नॉर्मल एटम को लाया जाता है, पर्टिकुलरली बाय डिक्रीज इन प्रेशर एंड डिक्रीज इन टेम्परेचर, तो ये अपने इर्द गिर्द के नॉर्मल एटम्स को भी डायपोलर बनाता है।
अब ये एटम और ये एटम्स जो है, ये दोनों एटम्स इस इंस्टेंटेनियस डायपोल की वजह से डायपोलर बन गए, लिहाजा इन दोनों को हम कहते हैं कि ये क्या है, इंड्यूस्ड डायपोलर बन गए, यानी ये हो गए इंड्यूस्ड डायपोल्स। इंड्यूस्ड कहते हैं जब किसी की वजह से हो जाए, यानी ये डायपोल बन गए इस पहले से बने डायपोल की वजह से, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंड्यूस्ड पोलराइजेशन। Induced polarization means the polarization of an atom or molecule caused by an adjacent dipole। ये डायपोल था, जब इसके करीब नॉर्मल एटम आ गया तो नॉर्मल एटम को इस डायपोल ने डायपोल बना दिया, यानी ये इसकी वजह से डायपोल बन गया, लिहाजा इसने इसकी पोलराइजेशन को ट्रिगर किया, इंड्यूस्ड किया, इसी वजह से इसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड डायपोल या इंड्यूस्ड पोलराइजेशन। और ये इंड्यूस्ड पोलराइजेशन बढ़ता जाता है और सिस्टम में मौजूद तमाम एटम्स इंड्यूस्ड पोलराइज्ड हो जाते हैं, और इंड्यूस्ड पोलराइजेशन की वजह से एक एटम का पॉजिटिव पार्ट या एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल का पॉजिटिव पार्ट दूसरे नॉन पोलर एटम या मॉलिक्यूल के नेगेटिव पार्ट को, जो अब पोलराइज्ड हो गया, उसको अपनी तरफ खींचने लगता है, और इसकी वजह से अ वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अराइज होता है, और इस वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लंदन डिस्पर्जन फोर्स कहते हैं। अब और लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि द अट्रैक्टिव फोर्सेस दैट अराइज as a result of temporary dipoles induced in atoms or molecules is called London dispersion forces। यानी वो अट्रैक्टिव फोर्स जो टेम्पररी डायपोल्स के इंडक्शन की वजह से एटम्स या मॉलिक्यूल्स में बन जाता है। अभी हमने डिस्कस कर लिया कि टेम्पररी डायपोल अपने इर्द गिर्द के न्यूट्रल नॉर्मल एटम्स या मॉलिक्यूल्स को इंड्यूस करके उनको भी डायपोल बना लेते हैं, और इन डायपोल्स के बीच का जो अट्रैक्शन अराइज हो जाता है, डेवलप हो जाता है, तो ऐसे अट्रैक्शन को हम लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस कहते हैं। ठीक है, अब इनको ऐसी फोर्सेस को डिस्पर्जन फोर्सेस इसलिए कहते हैं कि ऐसे फोर्सेस बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन को डिस्पर्स करके चार्जेस डेवलप करनी पड़ती है, इलेक्ट्रॉन्स को डिस्पर्स करके डायपोल बनाया जाता है, लिहाजा इलेक्ट्रॉन के डिस्पर्जन की वजह से डायपोल बनता है, और डायपोल्स के बनने की वजह से ऐसी फोर्सेस डेवलप हो जाती है, तो इसी वजह से ऐसे फोर्सेस को हम डिस्पर्जन फोर्सेस कहते हैं, और ये फोर्सेस लंदन ने डिस्कवर किए थे, लिहाजा कंप्लीट नेम ऑफ दीज फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इज लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। ठीक है, अब फैक्टर्स, किन फैक्टर्स पे लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस डिपेंड करता है, कौन कौन से फैक्टर्स है जिससे इन फोर्सेस की स्ट्रेंथ जो है वो इफेक्ट होती है। सो देयर आर सर्टेन फैक्टर्स दैट इफेक्ट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। उसमें नंबर 1 जो है वो है मॉलिक्यूलर साइज। मॉलिक्यूलर साइज अगर बढ़ता है तो लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस बढ़ती है, और मॉलिक्यूलर साइज अगर घटता है तो लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस जो है वो कम होती जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा क्लोरीन भी मॉलिक्यूल है, फ्लोरीन भी मॉलिक्यूल है, ब्रोमीन भी मॉलिक्यूल है, और आयोडीन भी मॉलिक्यूल है। ये तमाम हेलोजन मॉलिक्यूल्स है और ये तमाम डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन फ्लोरीन मॉलिक्यूल का साइज छोटा है, तो फ्लोरीन की बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है। क्लोरीन में मॉलिक्यूलर साइज थोड़ा बढ़ जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाती है। ब्रोमीन में मॉलिक्यूलर साइज और भी बढ़ जाता है तो ब्रोमीन का बॉइलिंग पॉइंट इतना बढ़ जाता है कि हमें आम एसटीपी पे हमें ब्रोमीन जो है वो लिक्विड फॉर्म में मिलता है, और आयोडीन में मॉलिक्यूलर साइज मजीद बढ़ जाती है तो आयोडीन के अंदर लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि हमें नॉर्मल कंडीशन पे आयोडीन जो है वो सॉलिड में मिलता है।
ठीक है। अब इसकी वजह क्या है? मॉलिक्यूलर साइज के इंक्रीज होने से लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस जो है वो क्यों कर बढ़ती है? जब मॉलिक्यूल का साइज बढ़ता है तो इट मींस कि मॉलिक्यूल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ रही है, और जब इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ रही है तो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्पर्जन इजी होगा, और जब इलेक्ट्रॉन का डिस्पर्जन इजी होगा तो लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस ज्यादा मिकदार में और आसानी के साथ बनेगी, और जब लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस ज्यादा और आसानी से बनेगी तो अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होगा। दूसरा पॉइंट, जब मॉलिक्यूलर साइज बढ़ेगा, मॉलिक्यूल का साइज बढ़ जाता है तो इट मींस कि द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीजिंग। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच फासला बढ़ रहा है, और जब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच फासला बढ़ रहा है तो न्यूक्लियर इन्फ्लुएंस ऑन आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, सो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन आसानी के साथ डिस्पर्स हो सकते हैं। लिहाजा जब मॉलिक्यूल का साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन के इंक्रीज होने और इलेक्ट्रॉन को डिस्पर्जन में आसानी की वजह से लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस ज्यादा पैदा होगी और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगी। तो एक फैक्टर जो लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस को अफेक्ट कर रहा है वो है मॉलिक्यूलर साइज। जो दूसरा फैक्टर है दैट इज मॉलिक्यूलर शेप। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये भी। मॉलिक्यूलर शेप इज अनदर फैक्टर दैट स्ट्रांगली अफेक्ट्स लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस। फॉर एग्जांपल, यहां पे हमारे पास एक मॉलिक्यूल है CH3, CH2, CH2 एंड CH3। इसको हम कहते हैं इन ब्यूटेन। और दूसरा हमारे पास है CH3, CH3, इसको हम कहते हैं आइसोब्यूटेन। ये भी ब्यूटेन है, ये भी ब्यूटेन है, यानी इन दोनों का मोलर मास, मॉलिक्यूलर साइज तकरीबन सेम है, लेकिन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इन ब्यूटेन इज मच मोर ग्रेटर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोब्यूटेन। वजह क्या है? वजह यह है कि स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल्स हैव स्ट्रॉन्गर लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस देन ब्रांच्ड चेन मॉलिक्यूल्स। और उसका रीजन यह है कि एक इन प्रोपेन मॉलिक्यूल अगर दूसरे इन प्रोपेन मॉलिक्यूल के करीब आएगा तो लंडन फोर्सेस ज्यादा डेवलप होंगी। क्योंकि ये दोनों प्लेट है, स्ट्रेट है, लिहाजा ये दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ सकते हैं, और जब ये दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आएंगे तो लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस आसानी के साथ और स्ट्रांगली डेवलप होगा। जबकि इसके मुकाबले में अगर हम आइसोब्यूटेन को ले लें तो आइसोब्यूटेन में जब एक ब्यूटेन मॉलिक्यूल दूसरे ब्यूटेन मॉलिक्यूल के करीब आएगा तो क्या होगा? एक, चूंकि बीच में ब्रांच है तो ब्रांच की वजह से एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के करीब इतना क्लोज नहीं आ पाएगा जितना यहां पे है। यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि यहां पे जब दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आते हैं सो द प्रेजेंस ऑफ ब्रांच, ये एक ब्रांच इसके इतने करीब आएगा जहां पे ये चारों एक दूसरे के करीब आ गए हैं, और इस एक ब्रांच की वजह से ये कार्बन इस कार्बन से काफ़ी दूर है, ये कार्बन इस कार्बन से काफ़ी दूर है। लिहाजा यहाँ पे वीकर फोर्सेस डेवलप होगी, यहाँ पे उतना फोर्स डेवलप होगा जितना ये है। सो स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल कैन कम वेरी क्लोज टू ईच अदर डेवलपिंग वेरी स्ट्रॉन्गर फोर्सेस ऑफ डिस्पर्जन एज कंपेयर टू द ब्रांच्ड चेन, जो कि एक दूसरे के इतना करीब नहीं आएगा, ब्रांच मजीद करीब आने में रुकावट बनाएगा। लिहाजा जब ये दोनों इतना करीब नहीं आ सकेंगे जितना ये दोनों करीब आते हैं तो इन दोनों में इतना अट्रैक्शन, इतना डिस्पर्जन डेवलप नहीं होगा, इतना डिस्पर्जन फोर्सेस डेवलप नहीं होंगी जितना इनमें होंगी। लिहाजा स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल कैन डेवलप स्ट्रॉन्गर डिस्पर्जन फोर्सेस और उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा,
होगा एज कंपेयर टू द ब्रांच्ड चेन। सो ये दो मेजर फैक्टर है जो लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस को अफेक्ट करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस। इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन, you can ask your question in comments. Thank you for watching this video.